गुड मॉर्निंग मित्रों, कैसे हो आप लोग। आज के इतिहास के सीरीज़ में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग फिर से बात करेंगे इतिहास के रिकैप क्लास पे, क्योंकि हम लोग मौर्य काल के इतिहास को अभी पिछले क्लास में ख़त्म किए हैं और उससे संबंधित जानकारी को समझे हैं। मित्रों, अभी तक हम लोग रिकैप रिव्यू में ये देखेंगे कि कैसे ऐतिहासिक काल का जो इतिहास है उसको हम लोग देखते हुए अंततः मौर्य काल के इतिहास तक आ गए और सातवाहन वंश तक के इतिहास से संबंधित जानकारी को समझे हैं और उसके तथ्य को देखे हैं और नोट्स बनाए हैं। तो मित्रों, आइए हम लोग एक बार रिकैप करते हैं अभी तक के क्लास को। सबसे पहले मित्र, हम लोग क्या पढ़े थे इस पे ध्यान दें। तो हम लोगों का जो क्लास प्रारंभ हुआ था वो इतिहास से हुआ था। ठीक है, कि इतिहास क्या है और इतिहास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। हम लोग ये देखे थे कि वहाँ कैसे पाषाण काल की इतिहास थी, फिर हम लोग पाषाण या प्रागैतिहासिक इतिहास है ना, प्रागैतिहासिक इतिहास थी। फिर हम लोग देखते हैं कि आदि ऐतिहासिक इतिहास कैसे बनती है और फिर देखते हैं कि उसके बाद प्राचीन भारत की इतिहास हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, जो पिछले क्लास में पढ़ा है उसी को रिकैप कर रहे हैं। आपको बताया जा रहा है कि अभी तक हम लोग क्या देख लिए। अगर आप बार बार कुछ क्लास के बाद रिकैप कर लेते हो तो आपके लिए एक आसान हो जाएगा हुए इतिहास में परिवर्तन को समझने में। इससे आपको शासक भी याद हो जाएगा और उससे संबंधित तथ्य और उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बनावट भी समझ जाएगा। परिणामतः इतिहास पे आपकी एक अच्छी पकड़ बन जाएगी। इसलिए आपको सिखलाने के लिए, आपके पढ़ने के मेथड को बताने के लिए मैंने बार बार जब भी कोई चैप्टर खत्म होता है इम्पॉर्टेंट, उसके बाद एक रिकैप छोटा सा क्लास आपको देते हैं और ये क्रमशः चलते रहेगा जब तक इतिहास का विषय हम लोग खत्म ना कर दे। तो मित्रों, हम लोग पाषाण काल में देखे थे कि कैसे पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटे थे और फिर इसका अध्ययन किए थे। फिर हम लोग देखे थे आदि प्रागैतिहासिक काल, जिसमें हम लोग देखे थे कि जिसका प्रमाण तो है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था क्या, तो हड़प्पा से संबंधित या सिंधु या कांस्य युगीन से संबंधित सारे तथ्य और समझ को। फिर हम लोग देखे थे वैदिक सभ्यता को। वैदिक सभ्यता को भी 2 भागों में बांट दिए थे, एक पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। इस तरह से हम लोग आ गए थे पूर्व वैदिक से उत्तर वैदिक काल, मतलब 600 ईसा पूर्व तक, है ना मित्रों। अब इसके बाद हम लोग देखे थे कि जैसे ही 600 के बाद आते हैं तो हमारे पास प्राचीन इतिहास का जो अध्ययन है वो प्रारंभ हो जाता है। और प्राचीन इतिहास को अध्ययन के आधार के लिए और समय काल के आधार के लिए 3 भागों में बांटे थे। वो कौन कौन था वो देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं प्राचीन इतिहास। इसके बाद तो प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटे थे, याद होगा आपको। और प्राचीन इतिहास में सबसे पहले हम लोग देखे थे प्राचीन भारत का इतिहास, फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास और फिर पढ़ते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें अभी तक सातवाहन तक पढ़े हैं, सातवाहन तक पढ़े हैं। ठीक है मित्रों, तो इस तरह से हम लोग इतिहास के पाषाण यानी प्रागैतिहासिक इतिहास, आदि ऐतिहासिक इतिहास को पढ़ने के बाद, यानी ये दोनों हम लोग का खत्म हो चुका है। इसके बाद हम लोग प्राचीन इतिहास में थे और प्राचीन इतिहास की जब बात कर रहे होते हैं तो वहाँ हम लोग देखते हैं कि किस तरह से एक जनपद और फिर उसके बाद महाजनपद का निर्माण होता है, जिसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध का उत्कर्ष हम लोग देखते हैं। तो प्राचीन भारत को पढ़े थे मित्रों, प्राचीन भारत का इतिहास, है ना, प्राचीन भारत का इतिहास। और प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग सबसे पहले देखे थे मगध को, क्योंकि इसके बीच में मैंने पढ़ा था, आपको पढ़ाया था, बताया था कि कैसे 16 महाजनपद बने, कैसे वैदिक काल के समय और उसके बाद के समय में देखते हैं कि मगध आता है और फिर हर्यक वंश की स्थापना हो जाती है। हर्यक वंश से भी संबंधित बृहद्रथ के बारे में कि बृहद्रथ कौन था ये भी आपको बताया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि हर्यक वंश की स्थापना हो जाती है
और सबसे पहले आपको बताया जाता है किसके बारे में, तो हर्यक वंश के बारे में। तो आप देखते हैं क्या, तो हर्यक वंश। फिर आपको बताया जाता है कि कैसे हर्यक वंश के बाद आता है शिशुनाग वंश। फिर आपको बताया जाता है शिशुनाग वंश के बारे में। फिर आता है नंद वंश, और नंद वंश के बारे में आपको जानकारी दी जाती है, तथ्य से आपको अवगत कराया जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि इसके बाद मौर्य वंश की स्थापना होती है, और मौर्य वंश के बारे में आपको बताया जाता है। महापद्म नंद भी है यहाँ पे नंद वंश को स्थापित करके, और देखते हैं कि जैसे ही मौर्य वंश की स्थापना होती है तो मौर्य वंश को हम लोग मौर्य के समय को 3 भागों में पढ़ते हैं, और यहीं पे इतिहास के एक पार्ट को हम लोग ऐड कर लेते हैं, क्या, तो विदेशी आक्रमण को। विदेशी आक्रमण को, और विदेशी आक्रमण में मित्रों हम लोग क्या देखते हैं कि मौर्य से पहले विदेशी आक्रमण, जिसमें देखते हैं कि आर्य के समय, ये वैदिक समय में कैसे भारत में आर्य आए थे और रह गए थे। उसके बाद ईरानी, और फिर हम लोग देखेंगे सिकंदर वाला यूनानी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मौर्य का, कि मौर्य वंश की स्थापना होता है तो कौन करता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य करता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं बिंदुसार को, और फिर हम लोग देखते हैं अशोक को, और फिर महान सम्राट अशोक के बाद अंतिम शासक के रूप में हम लोग पर रखते हैं बृहद्रथ को। ठीक है मित्रों, इतना तक तो आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसके बताने का अर्थ ही है कि आपके दिमाग में एक ओवरव्यू जाने लगे कि हमने क्या क्या पढ़ा, कहानी क्या था, इससे संबंधित तथ्य क्या था, शासक क्या था, और इससे संबंधित जो कॉन्सेप्ट है कि परिवर्तन क्या हुआ, इतिहास से आपने सीखा क्या, ये चीज़ आपके दिमाग में आने लगा, समझो इतिहास आसान हो जाएगा। तो हम लोग अंतिम बृहद्रथ को देखते हैं, और फिर देखते हैं कि कैसे बृहद्रथ के बाद एक वंश आता है शुंग वंश। लेकिन शुंग वंश से पहले आपको मैंने क्या पढ़ाया, तो विदेशी आक्रमण में तो आपने ये पढ़ लिया था कि मौर्य से आने के पहले। अब हम लोग देखेंगे मौर्य के जाने के बाद भी कुछ विदेशी आक्रमण होगा, ठीक है, तो उसको देखते हैं, और वो है शक। कौन विदेशी आक्रमण है, तो हम लोग देखेंगे शक, तो शक का आक्रमण पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे पल्लव को, या पार्थियन जिसको बोलते हैं। फिर देखते हैं कुषाण को, है ना, क्लियर। कुषाण में ही हम लोग कनिष्क को पढ़ लिए, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आते रहता है। उसके बाद हम लोग लिखे जरूर हैं, अभी पढ़े नहीं हैं, किसके बारे में, हुन के बारे में, कि विदेशी आक्रमण एक हुन भी हुआ था। इसको हम लोग बाद के समय में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक हम लोग जो विदेशी आक्रमण में मौर्य से पहले जो पढ़े हैं उसको एक टॉपिक के रूप में यहाँ तक पढ़ लिए हैं, और दूसरा इसके बाद यानी अंतिम बृहद्रथ के बाद शक, पल्लव, कुषाण और कनिष्क को पढ़ लिए मित्रों। उसके बाद हम लोग बृहद्रथ के बाद की कहानी यानी मौर्य वंश के पतन की कहानी को देखते हैं, जिसे शुंग वंश के नाम से जानते हैं। यानी मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की, ये देखेंगे। और फिर हम लोग यहाँ देखेंगे कि कैसे शुंग के बाद आ जाएगा कण्व वंश, और फिर हम लोग देखेंगे कण्व के बाद आ जाएगा कौन, शातवाहन वंश, शातवाहन वंश। तो मित्रों, आपको इतिहास का कितना अच्छा समझ, कितना बेसिक नॉलेज देते हुए प्रारंभिक इतिहास के दौर से लेकर के शातवाहन तक के कहानी को, कॉन्सेप्ट को, उससे जुड़े हुए फैक्ट को और उससे जुड़े हुए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन एवं सांस्कृतिक प्रभाव को बताए हैं। लेकिन ये तभी आपको समझ में आएगा जब आप प्रारंभिक क्लास से अंतिम क्लास तक देखेंगे। ठीक है मित्रों, तो इस तरह से आपको हम अभी तक जो बताए हैं वो शातवाहन वंश तक की बात किए हैं। इसी बीच में अशोक से जुड़ा हुआ एक चेदी वंश की भी बात किए थे, क्योंकि अशोक जब कलिंग पे आक्रमण करता है
और उसको अपने राज्य में समाहित कर लेता है। लेकिन अशोक के मृत्यु के बाद कलिंग स्वतंत्र हो जाता है, ऐसा हाथी गुफा अभिलेख में है। तो वहाँ से ये पता चलता है मित्रों कि इसके बाद वहाँ एक वंश की स्थापना होती है जो इम्पॉर्टेंट है इतिहास में और हम लोग के पाठ्य पुस्तक के लिए भी, वो है चेदी वंश या महामगुवाहन वंश। और यही वंश से संबंधित कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है। तो मित्रों इस तरह से हम लोग देखे हैं, समझे हैं और जाने हैं। तो मित्रों आप इसके बाद अब पढ़ेंगे गुप्त वंश की कहानी, यानी भारतीय इतिहास में गुप्त वंश से संबंधित हम लोग कॉन्सेप्ट को देखेंगे और फिर उसको पढ़ेंगे।